सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज की इस लाइव कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम तीसरी कक्षा को लेकर उपस्थित हुए हैं। पिछले 2 दिनों से हम लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से हमारे उन विद्यार्थियों और उन विद्यालयों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर इस ट्रांसफर के चलते थोड़ी बहुत दिक्कत खड़ी हुई है अध्यापक को लेकर। और हमारा प्रयास यह है इस मंच के माध्यम से कि हमारे वो बच्चे जिनके पास अध्यापक की कमी हो गई है, जब तक व्यवस्था नहीं हो जाती, प्रशासन और विभाग लगा हुआ है, बहुत जल्दी उनके लिए भी व्यवस्थाएं हो जाएंगी, लेकिन इतने में उनकी परीक्षा की तैयारी बाधित ना हो, इस मिशन को ध्यान में रखते हुए, इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमने ये जो लाइव कक्षाओं का प्रसारण है वो शुरू किया है, जिसमें वे सभी विद्यार्थी भी लाभ उठा सकते हैं जो दूर दराज क्षेत्रों में बैठे हैं और जहां पर वो तैयारी करने में सक्षम नहीं हो पा रहे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो कक्षा 10वीं के अंदर जो 4 अंकों के प्रश्न आपको आने हैं, 2 अंकों के प्रश्न आपको आते हैं छंद से संबंधित और 2 अंकों के प्रश्न आपको आएंगे वाच्य से संबंधित। तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और आपको बड़े आसान तरीके से मैं समझाने का यहाँ से प्रयास करूंगा ताकि आपकी समझ बन पाए और आप इन दोनों विषयों को जब परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछे जाएं तो आसानी से हल कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो प्रश्न आता है, जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा की थी जब हमने पहले दिन क्लास लगाई थी, वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया गया था कि प्रश्न पत्र के अंदर जो ये प्रश्न पूछा जाता है छंद का, ये 2 तरीके से पूछा जाता है। पहला तरीका तो यह है, सीधा सा प्रश्न आपको आ जाता है कि आपके पाठ्यक्रम में 2 छंद दिए गए हैं, वो कौन से हैं? एक तो है दोहा और एक है चौपा। तो या तो आपको इसी में से ही प्रश्न पूछा जाएगा कि दोहा छंद की लक्षण सहित जो है वो व्याख्या कीजिए या साउदाहरण इसका उत्तर लिखिए, या आपको कई बार जटिलता देने के लिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए जो परीक्षक है वो आपके प्रश्न को थोड़ा सा घुमा देता है। वो पूछ सकता है कि छंद कहते किसे हैं। तो हम यहीं से शुरू करेंगे, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, छंद वास्तव में क्या है? छंद छदी धातु से बना हुआ एक शब्द है। काव्य के अंदर जब कविता के अंदर जब यति गति नियम इत्यादि का ध्यान रखते हुए, यति गति, यति गति, यति का मतलब ठहराव हो गया, गति का मतलब उसकी जो जिस गति से पाठ किया जाएगा उसका ध्यान रखते हुए जब काव्य पाठ किया जाता है तो उसे कहा जाता है छंद। और व्याकरणिक दृष्टि से 2 प्रकार के छंद हैं, एक है वर्णिक छंद और एक है मात्रिक छंद। वर्णिक छंद वो होते हैं जिसमें छंद का पता लगाने के लिए हम किसको गिनते हैं? वर्णों को गिनते हैं। और मात्रिक छंद वो छंद होते हैं जिसमें मात्राओं को गिना जाता है। तो हमारे जो पाठ्यक्रम में शामिल हैं, तो आपका प्रश्न मैंने आपको बताया कि छंद किसे कहते हैं, ये छंद कितने प्रकार के हैं। तो छंद की परिभाषा में आप यही लिखेंगे कि जब काव्य रचना करते समय यति गति इत्यादि नियमों का ध्यान रखा जाता है उसे कहा जाता है छंद। ठीक है। और काव्य रचनाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक तो छंद मुक्त होती हैं जिसमें छंद के बंधन का ध्यान नहीं रखा जाता, और एक काव्य रचना होती है जो छंदबद्ध रचना होती है, जो छंद से बंधी होती है। ठीक है। तो जो कविताएं छंद से बंधी होती हैं वो 2 प्रकार से बंधी होती हैं, एक तो वर्णों के माध्यम से या मात्राओं के माध्यम से। तो अगर आपसे पूछे कि छंद कितने प्रकार के हैं तो आप बताएंगे कि छंद 2 प्रकार के हैं, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। तो हमारे पाठ्यक्रम के अंदर क्या है, वो दोनों के दोनों ही मात्रिक छंद दिए गए हैं। तो जैसा कि इसकी परिभाषा है, आपसे पूछा जाए कि दोहा छंद, जो दोहा छंद है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मात्रिक छंद क्या होता है। मैं अभी बता के हटा हूं आपको, अभी मैंने आपको बताया है कि मात्रिक छंद में हम मात्राओं को गिनते हैं। अब बात आती है कि मात्राएं कैसी। जब आपने स्वर वाला चैप्टर किया होगा कक्षा 5वीं 7वीं 8वीं के अंदर, तो हम जो स्वर हैं उनकी 2 प्रकार की मात्राओं की गणना करते हैं। आप तो जैसे समझाने के लिहाज से अगर मैं बात करूं, आप कहते हैं कि अ लिखा हुआ है, जैसे थोड़ा सा ध्यान से देखिए आपको समझ में आ जाएगा। अब ये हमारे पास लिखा हुआ है अ और आ। होता क्या है, सामान्य रूप से इसको कहते हैं कि ये छोटा अ है, ये बड़ा अ है, हालांकि ऐसा नहीं होता। इसको हम कहेंगे लघु मात्रा, लघु मतलब छोटी, और इसको हम कहेंगे दीर्घ मात्रा।
ठीक है, यानी गुरु मात्रा, गुरु का मतलब होता है बड़ा, भारी भी होता है बड़ा भी होता है। तो इस मात्रा का जो संकेत है, इस मात्रा का संकेत ये एक की तरह रहता है, और इस मात्रा का जो दीर्घ मात्रा है या गुरु मात्रा है उसका संकेत इस रूप में लिखा जाता है। इसको एक गिना जाता है और इसको दो गिना जाता है। समझ में आ गई बात? जो मात्राएं हैं, देखो जितने भी व्यंजन हैं, जब आप उसका उच्चारण करते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, मैंने क बोला है तो इसके अंदर क्या शामिल है? इसके अंदर अ शामिल हो चुका है। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी मात्रा क्या है? एक है। इसकी मात्रा क्या है? एक है। और अगर मैंने लिखा है का, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे इसके अंदर क्या शामिल है? तो गुरु मात्रा है, यानी कि दीर्घ मात्रा है। तो इसको कितने में गिना जाएगा? इसको दो मात्राओं के अनुसार गिना जाएगा। तो हम काव्य पंक्ति के अंदर जो हमारे पास यहां पर चरण होते हैं, चरण का मतलब है जहां पर ठहराव आता है, अल्प विराम जहां पे आता है उसको हम चरण कहते हैं, स्टेप कहते हैं। ठीक है, वहां तक की मात्राओं को गिनते हैं और उन मात्राओं की संख्या को गिनने के आधार पर हम पता करते हैं कि ये कौन सा छंद है। तो आपके पाठ्यक्रम में जो दिया गया है वो दो छंद दिए गए हैं, एक तो दिया गया है दोहा छंद और दूसरा दिया गया है चौपाई छंद। तो सबसे पहले हम दोहा छंद की बात कर रहे हैं। तो दोहा छंद में सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि यह एक विषम मात्रिक छंद है। अब विषम का अर्थ क्या होता है? जो हम जिसको कहते हैं ओड, 1 3 5 7 9 11, ये विषम संख्याएं हैं। सम संख्याएं यानी कि इवन संख्याएं, 2 4 6 8 10 12, ये क्या है? इवन यानी कि सम संख्याएं। तो वो कह रहा है कि यह एक विषम मात्रिक छंद है जिसके पहले और तीसरे चरण में, कौन से चरण में? पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं हैं? 13 थी। और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो अब ध्यान रखिएगा, पहले और तीसरे में बराबर हैं, दूसरे और चौथे में बराबर हैं। पहले और तीसरे में कितनी है? 13 है। दूसरे और चौथे में कितनी है? अब देखिए, कल हमने जब आपको करवाए थे अलंकार, उसमें एक उदाहरण लिखा था, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। अब यही उदाहरण हम छंद के रूप में ले रहे हैं। ये दोहा है रहीम जी का। तो इस दोहा छंद के अंदर मात्राओं को हम गिनते हैं। जैसे रहीमन की अगर हम बात करें तो र के अंदर वही बात है, तो कितनी मात्रा गिनी जाएगी? एक। ह पे भी क्या है? लघु मात्रा है ई की, तो क्या आएगा? एक। म न, अब आ गया पा, तो यहां पे ये हमने लगाया है, तो ये दीर्घ मात्रा का चिन्ह है, यानी कि गुरु मात्रा का चिन्ह है। तो पा और नी ये दोनों दीर्घ मात्राएं हैं। रा दीर्घ हो गया। ख पे छोटी की मात्रा यानी कि लघु मात्रा लगी हुई है, तो एक आ गया। और ए, ये किसके मेल से बना है? हमें पता होना चाहिए संधि के नियम का। अ और ई के मेल से क्या बनता है? ए बनता है। आप लिखते हैं ना नर जमा ईश, क्या लिखते हैं? नरेश। तो जहां पे दो स्वर मिले हुए हैं, तो दो मात्राएं यहां पे ली गई। किसी बच्चे को कोई डाउट हो? कोई डाउट? तो अब हम इनको गिनते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 6 8 10 11 और 2 13, यहां तक कितनी मात्राएं बन गई हैं? ये मैंने रेड कलर से इसीलिए दिखाया ताकि हमें पता चल सके कि रेड वाला जो है हमारा पहला चरण है, और तीसरा चरण भी मैंने किस में रखा है? रेड में लिखा है। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। तो पहले और तीसरे में तो मिलेंगी 13, दूसरे और चौथे में मिलेंगी। तो अब मैंने पहला गिन लिया है चरण, मैं दूसरे चरण की गणना कर रहा हूं। तो बिन क्या रहेगा? लघु मात्रा है, तो एक, न पे भी एक, पा, फिर आ गया 2, नी पे भी, स पे भी एक, ब पे भी एक, सून, सून दीर्घ मात्रा है, तो क्या लगेगा? एस का चिन्ह लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया? न। तो जब हम इनको गिनते हैं दीर्घ मात्राओं, सॉरी सेकंड जो हमारा चरण है, दूसरा जो चरण है, तो 1 2 4 6 7 8 10 और 1 11। तो टोटल हमारे पास देखिए 13 और 11 का कॉम्बिनेशन बन गया। तो पहले और तीसरे चरण की बात हो रही थी कि 13 है, दूसरे और चौथे में इसको भी चेक कर लेते हैं कहीं गलत ना हो। तो पानी, पा नी, क्या आ गया? दो दो मात्राओं का चिन्ह। ग सिंगल है, ए डबल आएगा। न क्या आ गया? सिंगल आ गया। उबरे, उबरे, तो यहां पे क्या आ गया हमारे पास? एस का चिन्ह आ गया।
इनको गिनते हैं हम 2 4 5 7 8 9 10 12। ना उबरे है, सॉरी, ये ना उबरे, यहां मिस्टेक रह गई थी। पानी गए ना उबरे, तो 2 4 5 7 9 10 11 और 2 13, 13 मात्राएं हो गई हैं। अब हम गिनेंगे चौथा चरण हमारे पास, मोती मानस चून। तो देखो एस, ये दीर्घ वाला, ये भी दीर्घ वाला, ये सिंगल वाला, ये सिंगल वाला, ये दीर्घ वाला और ये सिंगल। अब इसको गिन के देख लीजिए, 2 4 6 7 8 10 और 1 11। कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? देखो कितने माप तोल के साथ ये दोहा लिखा गया है, कहीं पर भी किसी मात्रा का क्या है अंतर हमें देखने को नहीं मिलता। किनका फोन आया? काट दे। तो थोड़ा सा व्यवधान रहा था, एक बार फिर हम इसको शुरू कर रहे हैं कि इन मात्राओं की जब आप गिनती करेंगे तो इसमें आपको ध्यान रखना है। और मैं ये बात कर रहा था कि कितने मापतोल के साथ दोहे की जो रचना रहीम की द्वारा की गई है। तो 13 और 11 मात्राएं मिलकर कितने हो गई हैं? 24 24, यानी कि कुल अगर पूछे तो कितनी मात्राएं आ गई हैं? और कॉम्बिनेशन कैसे कैसे है? पहले और तीसरे में 13 13, दूसरे और चौथे में 11। तो इस प्रकार ये दोहे छंद की परिभाषा रहेगी। आपको पेपर में यही पूछेगा, तो आपने इसी तरीके से लिखना है, दोहा, फिर उसकी परिभाषा, फिर उसकी लक्षण या पहचान उदाहरण के साथ। तो ये आपके 2 अंकों का प्रश्न बनता है। इसी प्रकार हमारे पास आता है चौपाई। चौपाई 4 पाए, यानी कि 4 चरण होंगे। सबसे पहली बात क्लियर होगी। और इसकी जो है, इसको परिभाषा में बताएंगे कि ये एक सममात्रिक छंद है। अब सम का अर्थ क्या है? समान। सम का अर्थ क्या होता है? समान। तो मैंने अभी आपको बताया जैसे संख्याएं होती हैं 2 4 6 8 10 12 14, तो इसके प्रत्येक चरण में आपको कितनी कितनी मात्राएं मिलेंगी? 16 16 मात्राएं देखने को मिलती हैं। चौपाई छंद में 4 चरण होंगे और चारों चरणों में कितनी कितनी मात्राएं हैं? 16। तो बड़ा उदाहरण जो आप इसमें देख सकते हैं, बड़ा आसान सा उदाहरण है जो हमारे पास, वो क्या है? किसका उदाहरण है बताइए? ये जो हमने यहां पे लिखा है हनुमान चालीसा का। किसका? हनुमान चालीसा के में इसे हमने इस उदाहरण को लिया है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, अंज राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो आप इसकी गणना करके देखिए। जय 1 1, हनुमान 1 1 2 1। अब ज्ञान देखिए, ज्ञान के साथ आ की मात्रा लगी है, इसलिए क्या आगे 2 मात्राएं, न की 1 होगी। गुण 1, सागर, सा की 2 1 और 1, टोटल मात्राओं की गिनना करो, कितनी आएगा? 16 आएगा। इसी प्रकार प्रत्येक पंक्ति के अंदर जो यहां पर स्वर या व्यंजन जिनका प्रयोग यहां पे किया गया है, जिन वर्णों का प्रयोग किया गया है, अगर उसकी मात्राओं को गिनोगे तो उन मात्राओं की संख्या आपको कितनी देखने को मिलेगी? 16 ही मिलेगी। एक और देख लीजिए, जैसे राम दूत अतुलित बलधामा, रा 2 म 1, दूत 2 1, अतुलित हो गए, सिंगल सिंगल आएगी। बल सिंगल सिंगल, धा मा डबल डबल। तो कुल मात्राओं की संख्या कितनी हो गई है? 16। हाँ जी, हाँ, तो भी 2 ही मिलेगा। ठीक है। अब ये हमारे पास ये जो प्रश्न था छंद संबंधी प्रश्न, ये कितने अंकों का आएगा? 2 अंकों का। तो यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई बात समझ में ना आई हो तो मैं अब वाच्य की ओर बढ़ूं? हाँ जी, वाच्य की ओर बढ़ूं। तो चलिए मैं इस शीट को क्लोज कर रहा हूं और मैं खोल रहा हूं दूसरी शीट, जहां से हमें पता चल जाए कि हम वाच्य की ओर बढ़ रहे हैं। और हमारा टॉपिक आज का है वाच्य का। जो प्रश्न है वो भी आपको कितने अंकों का आएगा? 2 अंकों का है। अभी किस चीज की घंटी है आपकी? साइंस में मैम की है। 2 मिनट में कर लेंगे अपन इसको, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो हमारे पास है वाच्य। देखिए इंग्लिश में आप जिसको आप नाम देते हैं वॉइस का, किसका नाम देते हैं? वॉइस का। वाच्य का अर्थ है किसी बात को कहने का ढंग, जिससे हमें यह पता चलता है कि जो क्रिया का रूप है वो किसके अनुसार है। क्रिया का रूप किसके अनुसार है? देखिए आप कहते हैं राम
प्लेज हॉकी। अब यहां पे राम प्लेज हॉकी जो लिखा हुआ है, प्लेज किसके अकॉर्डिंग है? राम के, यानी कि सब्जेक्ट के। और ये हमारे पास क्या होगी? वर्ब होगी। ये हमारे पास क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? अब इसी को अगर आप हिंदी में लेके चलेंगे, राम हॉकी खेलता खेलता है, तो देखिए वाक्य संरचना में क्या रहता है? इंग्लिश के अंदर पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन जब आप हिंदी में वाक्य रचना करते हो तो सबसे पहले कर्ता क्या आएगा, फिर हमारे पास कर्म आता है। कर्ता द्वारा जो काम किया जाता है उसे क्या कहते हैं? और अंत में क्या आता है? क्रिया आती है। क्या आती है? बस हमें यही ढूंढना है कि जब क्रिया का रूप किसके अनुसार होता है? कर्ता के अनुसार, उसे कहते हैं कृत्रिवाच्य। क्या कहते हैं उसको? क्रिया का रूप है सब्जेक्ट के अनुसार, आप इसको इंग्लिश में कह देते हो एक्टिव वॉइस। क्या कह देते हो? कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? इंग्लिश के अंदर जब क्रिया का रूप किसके अनुसार है? किसके अनुसार है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आप इसको कहते हो एक्टिव वॉइस। उसी प्रकार हिंदी में अगर क्रिया का रूप किसके अनुसार है? कर्ता के अनुसार है, आप इसको कहते हो कृत्रिवाच्य। कर्ता से क्या बना है? कृत्रि। क्या कहोगे इसको? कृत्रिवाच्य। लेकिन अगर इसी को आप चेंज करके लिखते हो, हॉकी इज प्लेयड बाय राम, क्या लिखते हो आप? हॉकी इज प्लेड बाय राम। अब इस प्लेड का रूप किसके अकॉर्डिंग हो गया? किसके? हॉकी के। और हॉकी क्या है? ऑब्जेक्ट। और मैं यहां पे इसको भी बदल के लिखता हूं, मैं लिखता हूं राम के द्वारा हॉकी खेली जाती है। देखिए, राम के द्वारा हॉकी खेली जाती है। देखो, राम हॉकी खेलता है, क्रिया पुल्लिंग थी। क्यों? क्योंकि राम भी पुल्लिंग था भाई, एक वचन था। लेकिन अब आ गया है राम के द्वारा हॉकी खेली जाती है, यहां पे आ गया खेली। तो ये खेली का प्रयोग, यानी क्रिया का स्त्रीलिंग रूप क्यों हुआ? क्रिया ने अपना रूप क्यों बदला? क्योंकि अब ये किसके अकॉर्डिंग हो गई है? ऑब्जेक्ट के, यानी कि कर्म के। तो इस प्रकार जब हमें वाच्य का रूप देखने को मिलता है, जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार हो जाता है के द्वारा इस प्रकार बनाने के कारण, तो उसको हम कहते हैं कि ये है कर्मवाच्य। कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य है। और इसी को आप क्या नाम देते हो? इसको आप कह देते हो पैसिव वॉइस। क्लियर होगी बात? इंग्लिश में करने से और हिंदी में करने से थोड़ा संतुलन बैठा, ध्यान में आ गया कि कैसे रूप बदलते हैं। अब हमारे पास एक छोटी सी दिक्कत ये आती है कि जब आप इंग्लिश में कर रहे होते हैं तो आप या तो करते हो एक्टिव वॉइस या आप करते हो पैसिव वॉइस, और इसी का नाम है कर्तृवाच्य और इसी का नाम है कर्मवाच्य। कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? अब मान लीजिए मैंने लिखा इंग्लिश के अंदर राम लाफ, राम हंसता है। क्या लिख दिया? हंसता है। इसका क्या आप वॉइस बना सकते हो? चेंज ऑफ वॉइस कर सकते हो? क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं है? कर्म है ही नहीं। ये जो क्रिया है हंसना, ये क्रिया कौन सी है? ये अकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है ये? इसको कर्म की जरूरत नहीं है। तो आप कहते हो राम इज लाफ्ड, ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते ना। तो कहने का मतलब ये संभव ही नहीं है। इंग्लिश के अंदर अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया तो आप उसका वॉइस नहीं बदल सकते, लेकिन हिंदी में ऐसा है। हिंदी में आप बदल सकते हैं। वो कैसे बदल सकते हैं? अब क्रिया का रूप क्रिया के अनुसार बदल रहा है। क्रिया का रूप किसके अनुसार बदल रहा है? क्रिया के अनुसार। तो जब क्रिया के अनुसार रूप बदलता है तो उसको कहते हैं भाववाच्य। क्या कहते हैं उसको? तो इसको क्या लिखोगे? राम द्वारा हंसा जाता है। कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? राम द्वारा हंसा। देखो यहां पर जो इस क्रिया का ही रूप चेंज हुआ है, कर्म के बिना ही चेंज हो गया है। तो इस प्रकार का जो वाच्य परिवर्तन है उसे कहा जाता है भाववाच्य परिवर्तन। अब मेरे को यह बताया जाए कि हमारे पास कितने वाच्य हो गए? फटाफट बोलो, कौन कौन से हो गए? अरे कौन कौन से वाच्य हो गए? पहला कृत्रिवाच्य। कृत्रिवाच्य, एक सेकंड, ये थोड़ा सा सही नहीं लिखा गया।
कृत्रिवाच्य। ठीक है, दूसरा क्या हो गया हमारे पास? कर्मवाच्य। तीसरा कौन सा हो गया? आपको पेपर के अंदर 2 वाक्य देगा, सबसे पहले आपको पहचान करनी होगी कि ये वाच्य आखिर में है कौन सा। मैंने लिखा जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं। सबसे पहले मेरे को ये बताइए कि ये वाला जो वाक्य है ये किस वाच्य के रूप में है? कृत्रिम में है, कर्म में है या भाव में है? ये कृत्रिम में है। क्यों? क्योंकि क्रिया का रूप किसके अनुसार है भाई? कर्ता के अनुसार है। किसके अनुसार है? कर्ता के अनुसार है। अब जब कृत्रिवाच्य दिया गया, या तो आप इसको चेंज करोगे कर्मवाच्य में, या किसमें करोगे? या तो आप कृत्रिवाच्य को कर्मवाच्य में चेंज करोगे, या किसमें करोगे? जैसे आप करते हो ना, चेंज ऑफ द वॉइस में करते हो कि एक्टिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस बनाओ, पैसिव है तो क्या बनाओ? एक्टिव। ऐसा ही है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वही बताऊंगा, वही तो बताऊंगा। कृत्रिवाच्य को आपने या तो बदलना है कर्मवाच्य में, या किसमें बदलना है? भाववाच्य में। अब ये जैसे रक्षा ने पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इसका कर्मवाच्य बनाना है या भाववाच्य? तो एक बात ध्यान रखना, आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो क्रिया यहां पे दी गई है वो सकर्मक है या अकर्मक। अगर क्रिया सकर्मक है तो उसका वाच्य परिवर्तन होगा कर्मवाच्य, और अगर क्रिया अकर्मक है तो उसका वाच्य परिवर्तन होगा भाववाच्य में। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये क्रिया सकर्मक है या कर्मक है? ये भी प्रॉब्लम है। तो आप उस क्रिया के आगे क्या फिट करके देख लो? क्या फिट करके देख लो? अगर इस क्या का उत्तर मिल गया तो वो क्रिया क्या है? सकर्मक है। अगर क्या का उत्तर नहीं मिल रहा तो वो क्रिया क्या है? सकर्मक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, मैंने उड़ने के आगे क्या लगा दिया? क्या। तो क्या का उत्तर मिल रहा है? नहीं मिल रहा। क्या पक्षी क्या उड़ते हैं, ये कोई बात बनी? बच्चा क्या हंसता है, बच्चा क्या सोता है, बच्चा क्या बैठता है? तो सोना, बैठना, उठना, जागना, रोना, हंसना, उड़ना, ये सारी क्रियाएं क्या हैं? ये सारी की सारी अकर्मक क्रियाएं हैं। कौन सी? अब जब अकर्मक क्रियाएं हैं तो उसका जो वाच्य परिवर्तन करोगे वो किसमें करोगे? भाववाच्य में। अब मान लीजिए मैंने लिखा राम पुस्तक पढ़ता है, तो हमें पता है भाई जब हम इसके आगे क्या लगाएंगे, क्या पढ़ता है? आपने बताया पुस्तक। तो ये कौन सा वाच्य है? ये कृत्रिवाच्य है, लेकिन ये क्रिया कौन सी है? ये सकर्मक है, क्योंकि क्या का जवाब मिल रहा है। तो इसका जब वाच्य परिवर्तन होगा आप लिखोगे राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। तो ये जो वाच्य परिवर्तन हुआ है, ये वाच्य परिवर्तन क्या कहलाएगा? इसको आप कहेंगे कर्म वाच्य। कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? वेरी गुड। अब आ गया पक्षी आकाश में उड़ते हैं, इसका वाच्य परिवर्तन किया पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाता है। अब ये जो आपने वाच्य परिवर्तन किया, ये कौन सा है? ये कौन सा वाच्य परिवर्तन है? ये भाववाच्य परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि हमने केवल क्रिया के भाव में बदला है। उड़ा जाता है, यहां तो उड़ते हैं, तो यहां पे क्या आ गया था? उड़ा जाता है। बस क्लियर होगी बात। आपको कृत्रिवाच्य की पहचान है, सबसे पहले क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार होगा। आपका पहला काम ये हो गया। मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं कि आपको ध्यान रखने वाली चीजें कौन सी हैं। सबसे पहले क्रिया का रूप देखो। क्रिया का रूप देखा, वो किस रूप में है भाई? कहते जी कर्ता के अनुसार है। कोई बात नहीं, कर्ता के अनुसार है तो बन जाएगा कृत्रिवाच्य। क्या बन जाएगा? कृत्रिवाच्य। अब कृत्रिवाच्य में आपने देखा, अच्छा क्रिया कौन सी आ गई भाई? ये आपने क्या लगाया? आपने फाइंड आउट किया कि ये तो भाई अकर्मक है क्रिया तो। और अकर्मक की मैंने आपको हिंट दिए हैं, बैठना, उठना, सोना, जागना, दौड़ना, लेटना, खड़ा होना, ये सारी क्रियाएं जिसको हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब्स। क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब्स। और ट्रांजिटिव वर्ब्स यानी कि सकर्मक, जो कर्म के साथ, कर्म के बिना जिसका गुजारा नहीं है, वो होती हैं सकर्मक क्रियाएं। तो जो अकर्मक क्रियाएं अगर मिल जाएं, उसका वाच्य परिवर्तन होगा भाववाच्य में, और जिनकी क्रियाएं क्या है? सकर्मक हैं, उनका वाच्य परिवर्तन होगा कर्मवाच्य में। बोलो भाई,
और कई बार ना पेपर में वो घुमाता है, आपको ना दे ही देगा, सॉल्व करके देगा। वो आपसे ये पूछेगा कि ये बताओ कि ये जो वाच्य परिवर्तन किया गया है, ये कर्मवाच्य किया गया है या भाववाच्य? तो फाइंड आउट कर लोगे, अब तो ढूंढ लोगे। तो आज हमने कितने टॉपिक किए हैं? 2 टॉपिक किए हैं। 2 जमा 2 अंक के, कितने अंक के? हाफ ईयरली के लिए कल हमने किए थे 2 अंकों का अलंकार, तो उसको भी आप हमारे इसमें पेज पे जाके देख सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर भी हमने शेयर किया हुआ है, वहां पे भी देख सकते हैं। तो 6 अंक की रिवीजन हमने कर ली है। इसको अच्छे से करते जाओगे तो विद इन 5 और 6 डेज हम अपना जो चैप्टर है, जो हमारा कंटेंट आना है आपको हाफ ईयरली एग्जाम में, वो पूरे का पूरा सॉल्व कर लेंगे। तो बढ़िया रही आज की क्लास। थैंक यू। ओके बेटा।